हेलो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आपको मेरी हर न्यू वीडियो मिलती रहेगी। ईवल का फादर बहुत ही गुस्से में होता है क्योंकि उसने अपने हाथों से अपने बेटे को जो मारा था और अब उसको यानसुन से इस बात का बदला लेना होता है। तो मिस्टर वी का मुलाजिम कहता है क्या मैं बाहर के लोगों को यानसुन को मारने के लिए भेजूं? तो मास्टर वी कहते हैं नहीं, अभी हम यानसुन का कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमने यानसुन के साथ कुछ किया तो सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर ही आएगा। हम यानसुन को मारेंगे पर टाइम आने पर मारेंगे। और फिर मिस्टर वी यूकी को बोलते हैं अब तुम ही हमारे लास्ट उम्मीद हो और अब तुम ही हमारी फैमिली का ख्याल रख सकते हो। जोंग्यू मिस्टर वू से मिलती है और मिस्टर वू को बता रही होती है यानसुन के बारे में और कहती है ईवल और फीफी मर गए हैं और वो सब कुछ बताती है। तो फिर मिस्टर वू कहते हैं मिस्टर वी यानसुन को कोई ना कोई नुकसान पहुँचाने की सोचेंगे। यानसुन अभी अनतजुर्बेकार इंसान है, उसे किसी बात का कोई तजुर्बा नहीं है। और मिस्टर वू जोंग्यू को सीक्रेट लेटर देते हैं और कहते हैं ये यानसुन को सीक्रेटली पहुंचा देना। बादशाह का सिपाही आता है और कहता है बादशाह ने क्यू को बुलाया है। तो क्यू जाती है बादशाह से मिलने के लिए और फिर क्यू अपनी तलवार उसे देती है और गार्ड बोलता है मेरे साथ चलो और वो उसे कहता है यही वेट करो। एक गार्ड जाकर वी को दे देता है क्यू की तलवार। विल क्यू की तरफ तलवार फेंकता है, क्यू उसे पकड़ लेती है और फिर विल इल्जाम लगाता है क्यू यहाँ पर तलवार लाई है, इसे पकड़ लो। और सारे सिपाही क्यू की तरफ आते हैं। क्यू उनसे लड़ती है पर उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाती, वो अपने हाथों से लड़ती है ना कि तलवार से। युवान आकर ये रोकता है तो विल बोलता है तुम्हें इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो युवान पूछता है कि इसका कसूर क्या है? इसका कसूर ये है कि ये यहाँ पर तलवार लाई है, ये तलवार मेरी है पोयुनजिन और ये मुझे देने के लिए आई है क्योंकि मैं यानसुन के घर भूल गया था। और फिर युवान कहता है बादशाह ने इसे बुलाया है, बादशाह ने तुम्हें सजा दी है तो तुम्हें चाहिए कि तुम्हें दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। हाँ फिर युवान पूछता है विल से तुम भी तो तलवार यहाँ पे लाए हो, अगर यहाँ पे तलवार लाना अलाउ नहीं है तो तुम तलवार लेके क्यों आए हो? तो विल बोलता है ये बात तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। और फिर युवान बोलता है मैं सीओ कैंप का वाइस कमांडर चीफ हूँ। तो ये सुनकर विल चुप हो जाता है और फिर युवान क्यू को वहाँ से ले जाता है और एक अलग जगह पर दोनों बात करते हैं। युवान बोलता है तुम मुझे मेरी तलवार दो, फिर क्यू बोलती है तुम पहले मुझे मेरी तलवार दो। फिर इन दोनों में तलवारबाजी होना शुरू हो जाती है और लड़ते लड़ते दोनों की तलवारें भी एक्सचेंज हो जाती हैं। और फिर युवान उससे कहता है तुम अब भी मेरी मुलाजिम हो। तो फिर क्यू बोलती है तो तुम मुझे फ्रीडम पेपर कब दोगे? तो युवान बोलता है तुम्हें मेरे ग्रीन हिल आना होगा और एक दिन के लिए काम करना होगा तो मैं तुम्हें फ्रीडम पेपर दे दूंगा। तो फिर क्यू ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। बादशाह का खास मुलाजिम क्यू को बोलता है बादशाह अभी बहुत ही बिजी हैं, जब वो फ्री होंगे तो वो तुम्हें बुला लेंगे। तो फिर क्यू यानसुन के पास चली जाती है। क्यू यानसुन को बोलती है बादशाह बिजी थे तो वो मुझसे बाद में मिलेंगे। क्यू बोलती है मैं जानती हूँ तुमने चिकन चरगा छुपाया हुआ है। तो यानसुन कहता है तुम्हारी नाक बहुत ही तेज है। और फिर क्यू चिकन चरगा खाते हुए बोल रही होती है मुझे एक दिन के लिए यानसुन के पास जाना होगा कि मुझे फ्रीडम पेपर मिल जाए कि मैं अपनी वीकनेस खत्म कर सकूं। और फिर क्यू सुबह ग्रीन हिल पहुंच जाती है और जब वो अपने रूम में जाती है जो जैसा वो छोड़ के गई थी वैसा ही सब कुछ रखा गया है। और फिर वो युवान के पास जाती है। युवान बोलता है तुम इतने साल यानसुन के साथ हो तो तुम भूल गई होगी यहाँ के रूल। और फिर युवान चाय की तरफ इशारा करता है और फिर वो युवान को बेतरतीब से चाय देती है और युवान से कुछ कहे बगैर चाय पीता है। और फिर युवान उसे कुछ बोलने को कहता है तो क्यों बोलती है मेरे पास कुछ बोलने को है नहीं और तुम्हारे लिए तो मैं अच्छा बोलना जानती नहीं। तो युवान बोलता है तुम एक मुलाजिम हो, तुम्हें इस एटीट्यूड के साथ बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर क्यों बोलती है बहुत सी मुलाजिम अलग अलग तरह की होती है, पहली तो फ्लर्टिंग करती है और दूसरी हाई पोजीशन के पीछे भागती हैं, उनकी तारीफें करती रहती हैं और तीसरी मेरी जैसी होती है जो अपने मास्टर को जरा भी पसंद नहीं करती है और वो हर वक्त यही सोचती है कि उसे कैसे मार दिया जाए। और फिर क्यों युवान के गले पर चाकू रख देती है और फिर युवान कोई रिएक्ट नहीं करता, उल्टा कहता है अगर तुम्हें मुझे मारना ही होता तो तुम चाय में जहर अच्छे से मिला सकती थी पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सिंगर युवान क्यू का नाम लेता है तो फिर क्यू बोलती है मेरा नाम चाओकाओ है ना कि सिंगर। तो युवान बोलता है तुम यहाँ पर हो तो तुम्हारा नाम सिंगर है। और फिर युवान क्यू को एक जगह पे ले जाता है चलो देखते हैं तुम्हें कितना कुंफू आता है। और फिर वो उससे लड़ता है, दोनों लड़ रहे होते हैं और फिर युवान का तोता बीच में आकर क्यू को डिस्टर्ब कर देता है जिसकी वजह से क्यू का बैलेंस आउट होता है और वो गिरने लगती है और युवान उसे बचाने के लिए जाता है तो क्यू की तलवार युवान के हाथ में लग जाती है। तो युवान उसे दूसरे
उसे हाथ से पकड़ता है जिससे क्यू नहीं गिरती। तो फिर खाने का टाइम हो जाता है तो क्यू युवान के लिए खाना लाती है। तो युवान उसे कहता है तुम्हें भी मेरे साथ खाना खाना होगा। तो क्यू पूछती है तुम जानते हो ये खाना कैसे बना है? तो युवान कहता है हाँ, 3 दिन मरे हुए घोड़े का गोश्त का खाना बनाया है। तो क्यू बोलती है तुम इतना बासी खाना खाना पसंद करोगे? तो वो मीट उठाने लगता है तो क्यू उसे खाने नहीं देती और उसे वहाँ पर भी लड़ती है और मजबूर कर देती है कि वो सब्जियाँ खाए। तो फिर युवान को मजबूरन सब्जियाँ ही खानी पड़ती हैं। और फिर रात का टाइम होता है और क्यू बोलती है अब तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। और फिर युवान उसे एक पाउडर दिखाता है और कहता है इसका जरा सा ही पाउडर काफी लोगों को मार सकता है। तो क्यू समझ नहीं पाती तो युवान उसे बताता है और उस दिन दोनों को जहरीले स्पाइडर ने डंक मार दिया था और मैंने 7 को कहा था एंटीडोट डालने को। मास्टर चॉय का साथी वो एंटीडोट मास्टर को पिला चुका था और उस बोतल के अंदर एक ही एंटीडोट था। तुम्हारा भाई दर्द से मर रहा था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, वो तरफ तरफ कर नहीं मरना चाह रहा था, ये उसी की ख्वाहिश थी कि उसे मार दिया जाए, तो फिर मैंने उसे मार दिया था। तो क्यों बोलती है अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर युवान अपने वादे के मुताबिक 7 को कहता है इसे फ्रीडम पेपर दे देना। क्यों जा रही होती है 7 उसे फ्रीडम पेपर देते हुए कहता है मास्टर ने आपकी जान बचाने की बहुत कोशिश की थी। उस दिन मास्टर ने पिन फेंक कर ये साबित किया था कि आप मर गई हैं, जबकि आप मरी नहीं थी, आप जिंदा थी और मास्टर आपको बचाने के लिए आए थे, पर मास्टर लेट हो गए और उन्होंने आग में आपकी अंगूठी देखी तो उन्हें लगा कि आप मर गई हैं। क्यों जाती है यानसुन के पास और अपने आज़ादी का पेपर दिखाती है और वो बहुत ही खुश होती है। यानसुन बोलता है मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है तुम अकेले रह पाओगी। तो क्यों कहती है तुम टेंशन ना लो। क्यों 7 की बातें सोच रही होती है जो उसने कहा था। यानसुन क्यों को बोलता है मिस्टर वी एक ओल्ड फॉक्स हैं और वो इन सब का बदला हमसे जरूर लेंगे, तो इससे पहले वो हमसे बदला ले हमें कुछ करना होगा। और यानसुन के माइंड में एक प्लान आता है मिस्टर वी को फंसाने का। जोंग्यू आती है यानसुन के पास और वो मिस्टर वू का सीक्रेट खत देती हैं और फिर यानसुन ने मिस्टर वी को फंसाने के लिए कवर के पास मिलने वाली आइटम को ब्लैक मार्केट में सेल करवाया होता है और नाम मिस्टर वी का लगाया होता है। और बादशाह को ये पता चलता है कि मास्टर वी का आदमी ने ये आइटम सेल करवाया है और मास्टर वी कहता है ये मैं नहीं हूँ, इसके पीछे कोई और ही है। तो बादशाह के पास कोई प्रूफ ना होने की वजह से तो बादशाह उसे सजा नहीं देते और उसे जाने का कहते हैं और युवान को बुलाते हैं और युवान को 10 दिन में चोर का पता लगाने को कहते हैं और साथ में उन्हें कहते हैं और तुम किसी भी एक बड़े ऑफिशियल का पूरा घर चेक कर सकते हो। प्रिंसेस चाओ अपनी मॉम के पास जाती है और प्रिंसेस चाओ अपनी मॉम को मस्के लगाती है और उन्हें गिफ्ट भी देती है और पूछती है आप मेरी शादी के लिए किसे पसंद कर रही हैं। और मलका चाओ का इतना अच्छा बर्ताव देखकर उसे कहती है लेन स्टेट का प्रिंस यहाँ आने वाला है और तुम्हारे फादर चाहते हैं वो तुम्हारी शादी उससे करवा दे, पर सुनने में आया है वो एक प्ले बॉय है और वो अयाश किस्म का इंसान है और उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां होती हैं। तो चाओ कहती है मॉम मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती जो हमारी फैमिली से बहुत ही दूर हो, मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो मुझे बहुत ही प्यार करे और मेरा ख्याल रखे। उसकी माँ की भी यही सोच होती है। और फिर मलका बोलती है तुम टेंशन नहीं लो, मैं कुछ करती हूँ। और फिर मास्टर चॉय युवान को एक जेट देते हैं और कहते हैं ये कोई आम जेट नहीं है, इसकी मदद से किसी भी किस्म का खुफिया राज निकाल सकते हो। और सीन चेंज होकर मिस्टर वी की तरफ आता है। मिस्टर वी पर जो इल्जाम लगा होता है और मिस्टर वी को लगता है इन सब के पीछे यानसुन है। वो अपने खास मुलाजिम को कहते हैं तुम जाकर पता लगाओ ब्लैक मार्केट में ये आइटम किसने सेल किया था, अगर सच में इसके पीछे यानसुन का हाथ है तो वो जिंदा नहीं बचेगा। और फिर एक मुलाजिम आता है जो सुन और बोल नहीं सकता, वो गिरी हुई चाय को साफ करने आता है। तो मिस्टर वी सबको जाने को बोलता है तो यूकी बोलता है ये मुलाजिम नहीं सुन सकता। तो फिर मास्टर वी बोलते हैं मुझे जो तुमसे बात करनी है वो सिर्फ अकेले में ही हो सकती है। तो यूकी उस मुलाजिम को जाने को बोलता है पर वो मुलाजिम बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन रहा होता है और मिस्टर वी का मुलाजिम चुपके से सारी बातें सुन रहा होता है। और फिर सबके जाने के बाद
और फिर मिस्टर वी यूकी को सारा राज बताते हैं और फिर यूकी भड़क उठता है और कहता है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर ये बात बादशाह को पता चल गई कि आपने मेरे दादा के कब्र के नीचे बहुत सारे टैक्स का पैसा छुपा कर रखा है तो वो हमारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर सकते हैं। तो फिर मिस्टर वी अपना असली प्लान बताते हैं। मैं ज़्यादा टैक्स के ज़रिए मैं यानबी और चैंगिंग में आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करना चाहता हूँ और मैं ये सब तुमको बता रहा हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हें पता होना चाहिए। ये बात तुम जानते हो और लियू शेंग जानता है, पर मैं चाहता हूँ तुम लियू शेंग को मार डालो, क्योंकि अगर उसने किसी को बता दिया तो हमारी पूरी फैमिली खतरे में आ सकती है। तो उसका मरना अब ज़रूरी है। जो वो बेरा होता है वो सुन नहीं सकता, वो ये सारी बातें यान सुन को बता देता है और वी का खास मुलाजिम ये सारी बातें सेवन को बताता है और वो जैक अब उससे ले लेता है और वो जैक उससे ले लेता है और मिस्टर वी के लोग लियू चेंग को मारने जाते हैं। लियू चेंग का बेटा बोलता है मेरे फादर साउथ वेस्ट के बादशाह हैं, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो वो तुम्हें भी माफ़ नहीं करेंगे। पर तब भी वो लोग लियू चेंग को मारने की कोशिश करते हैं। क्यों आकर लियू चेंग को बचा लेती है और लड़ते लड़ते जख्मी हो जाती है और फिर युवान भी क्यों की हेल्प करता है और सबसे लड़ता है और एक आदमी ब्लैक ड्रेस में ये सब देख रहा होता है और फिर वो आदमी ली चेंग को तलवार से मारने ही जाता है। फिर वो युवान उसे रोक देते हैं और फिर वो यूकी को देख लेते हैं और वो कोई और नहीं यूकी होता है। युवान उसे कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। यूकी के जाने के बाद और फिर युवान क्यू के हाथ में जख्म पर दवा लगाता है। क्यू गुस्सा भी करती है पर युवान कुछ नहीं सुनता और वो उसकी हेल्प करता है और फिर वो लियू चेंग को बेहोश कर देता है और कहता है मैं जानता हूँ उस खबर को तबाह करने के पीछे तुम लोगों का ही हाथ है। मिस्टर वी को मुरादिम आके बता देता है लियू चेंग जिंदा है और युवान के पास है। मिस्टर वी को झटका लगता है। मलका बादशाह के रूम के बाहर होती है। बादशाह मलका से नहीं मिलना चाहता क्योंकि मिस्टर वी मलका के भाई होते हैं और वो मलका की जगह मिस लियू से मिलते हैं। बादशाह का खास मुलाजिम आकर कहता है आपको जाना चाहिए, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, ये बादशाह ने कहा है। तो मलका एक काम करती है, तो मलका अपना हेयर पिन देती है और कहती है ये तुम बादशाह को दे देना, आपने मुझे ये पहली बार गिफ्ट दिया था जब मैं यहाँ पर आई थी। युवान मिस्टर वी के पास आते हैं और मिस्टर वी को लगता है अब उसकी फैमिली खत्म हो गई, पर युवान कहता है तुम अपनी फैमिली को बचा सकते हो अगर सारा इल्जाम तुम अपने ऊपर ले लो तो मिस्टर वी को युवान की ये बात अच्छी लगती है और वो युवान का शुक्रिया अदा करते हैं और युवान कहता है मैं यूकी को अपने साथ ले जाऊंगा बादशाह के साथ, बादशाह को लगेगा ये रॉयल है, इससे आपकी फैमिली बच जाएगी। वी यूकी को बोलता है तुम मुझ पर सारा इल्जाम लगा देना, पर यूकी मना करता है मैं बचपन से आपके साथ हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं भी आपके साथ मरना चाहता हूँ। तो मिस्टर वी गिड़गिड़ा कर बोलते हैं अगर तुम भी मर जाओगे तो हमारी फैमिली को कौन बचाएगा, तो तुम्हें जिंदा रहना होगा और तुम ये करोगे और तुम हमारी फैमिली को जिंदा रखोगे और हमारी फैमिली तुम्हारे से चलेगी। बादशाह बोलता है मिस्टर वी को तुमने यानवी के बड़े बड़े टैक्स अपने पास रख लिए थे, तुम क्या चाहते थे मेरे से, और तुमने इतना सारा खजाना कब्र में छुपा के रखा है कि तुम मेरी पूरी सल्तनत पर कब्जा करने वाले थे। तो मिस्टर वी सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो मिस्टर वी कहते हैं हाँ ये मैं करने वाला था, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा, तुमने ये सोचा भी कैसे। फिर युवान कहता है ये सब यूकी ने ही किया है और यूकी के जरिए ही हमें पता चला है। बादशाह यूकी को रॉयल समझता है क्योंकि उसमें इसकी कोई गलती नहीं होती है, बल्कि इसने तो सब कुछ बताया होता है, तो उसकी फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता। फिर बादशाह सबको जाने को कहते हैं और वो हेयर पिन देख रहे होते हैं जो मलका ने दी होती है। बादशाह का खास मुलाजिम क्यू के लिए मैसेज लाया होता है जिससे बादशाह ने कहा होता है क्यू को तीरबाजी सिखानी होगी मिलिट्री वालों को। ये सुनकर यानसुन को फिक्र होती है क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े रॉयल लोग आते हैं जिससे क्यू को नुकसान हो सकता है क्योंकि वहाँ पर कोई लड़की नहीं होती। और फिर क्यू कहती है बादशाह का ऑर्डर आया है तो अब मुझे जाना ही होगा। सियांग को नहीं पता होता कि बादशाह ने किसको भेजा है, वो कहता है उसे ट्रेनिंग कैंप में भेज दो। उसका सिपाही कहता है एक लड़की है, तो फिर सियांग कहता है उसे यहाँ लाओ। क्यू कहती है मेरा नाम चाओ काओ है, तो सियांग कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें और मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हुआ था तुम्हारी तीरबाजी से। सियांग बोलता है ये मेरा कैंप है और तुम पहली ही लड़की होगी जो यहाँ पर काम करेगी, और वो इसकी तारीफ करता है। क्या ये तलवार कोंगुन जेन है? तो क्यू बोलती है हाँ, अगर तुम्हें कोई भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता देना। और वो तीरबाजी सिखाने के लिए चली जाती है। क्यों जा रही होती है और देखती है कुछ लोग किसी को मारने वाले होते हैं। वो जाकर रोकती है यहाँ क्या हो रहा है। तो वहाँ का वाइस कैप्टन पूछता है तुम कौन हो? मुझे बादशाह ने भेजा है और तुम लोगों को तीरबाजी सिखाने के लिए। तो वाइस कमांडर कहता है
ये जो बंदा है इसका नाम हिस्यो है और ये एक जनरल है, पर ये हमारे लोगों को भड़का रहा है कि इन्हें घर पर जाना चाहिए, तो इसलिए हम इसे सजा दे रहे हैं। और जो हमारे बहुत सारे लोग हैं वो नहीं चाहते कि ये मरे। जो इसकी गलती है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो फिर क्यों कहती है तुम किसी को भी ऐसे नहीं मार सकते? तुम्हें ये बात सियांग को बतानी पड़ेगी। अगर तुमने ये बात सियांग को नहीं बताई तो ये बात मैं जाकर बता दूंगी। तो फिर वाइस कमांडर हिस्यो को छोड़ देते हैं और यहाँ पता चलता है युवा ने ही बादशाह के जरिए क्यू को यहाँ पर एंट्री करवाई होती है जिससे क्यू सेफ हो सके। हिस्यो के दो साथी बोल रहे होते हैं और वो ओरियल कोर्टयार्ड में यानसुन के साथ रहती है। सुनने में आया है वो बहुत ही अच्छा लड़ती है। तो फिर दूसरा साथी बोलता है मुझे नहीं लगता उसे पता होगा, अगर उसे पता होता तो हमारी कभी भी जान नहीं बचाती। क्यों आकर कहती है तुम्हारे जख्म के लिए मैं मलहम लाई हूँ, इसे लगा लोगे तो तुम अच्छा फील करोगे। फिर हिस्यो पूछता है गाइस इन लोगों के नाम बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो सॉरी। तो हिस्यो बोलता है कि आप हमें जानती हैं? तो फिर क्यों बोलती है हाँ मैं आप लोगों को जानती हूँ, इसलिए कि आप लोग यानबी से हैं। और वो तीनों के नाम बताती है हिस्यो, जिकी और व्यू डेंग्यू। और फिर और हिस्यो को आराम करने का बोलती है और वो चली जाती है। और हिस्यो को नींदर नहीं आ रही होती, बाहर हिचकी बजा रहा होता है। क्यों उसके पास आ जाती है तुम्हें हिचकी बजाना बहुत ही पसंद है ना? मेरे फ्रेंड को भी हिचकी बजाना बहुत ही पसंद है। तो फिर हिस्यो पूछता है वो कौन है? तो फिर क्यों कहती है यानशुन, मुझे लगता है यानबी के सभी लोग हिचकी बजाते हैं। तो फिर हिस्यो अपनी पूरी बात बताता है मैं 2 साल 8 महीने और 21 दिन से हम सब लोग यानबी नहीं गए और हम चाहते हैं कि हम यानबी जाएं। मैं ये अपने लिए नहीं, मैं ये सब कुछ इन लोगों के लिए कर रहा हूँ। गाइस ये बात ये होती है हिस्यो जो है ये वो बंदा होता है जिसने यानबी का दरवाज़ा ओपन कर दिया होता है, जिससे सारी आर्मी शेंगिंग की यानबी में आ जाती है और वहाँ पर बहुत ही कुछ करती है, आप समझ सकते हो। या और इसने ये दरवाज़ा खोला होता है तो सभी लोगों को लगता है ये गद्दार है। इसके बड़े भाई ने ही इसकी वाइफ को मार दिया होता है इसे सबक सिखाने के लिए। तो फिर क्यों कहती है तुम अभी भी कुछ कर सकते हो। तो फिर क्यों कहती है अगर तुम इसी तरह से रहोगे तो तुम सच में ना गद्दार कहलाओगे। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे ऊपर से ये दाग का धब्बा हट जाए तो तुम्हें कुछ करना होगा और अपनी लाइफ में कोई मिशन लाना होगा। यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। बाय बाय।